हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर जो हमारा चल रहा था 5। देखो ये वाला चल रहा था ना, ये मैंने इतना आपको कंप्लीट करा दिया था शासक और इमारतों का। चलो अब हम आगे के बारे में पढ़ते हैं। आज मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। राजा जो होते थे मंदिर का निर्माण अपनी शक्ति दर्शाने के लिए, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा दर्शाने के लिए करते थे और धन संपदा के लिए भी करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया हो तो उन्हें प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। मतलब क्या है, मंदिरों पर इतनी धन संपदा होती है कि जब एक राजा दूसरे पर अटैक करता है तो मंदिर पर भी अटैक कर देता है उसे लूटने के लिए। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 और 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। मतलब एक राजा था, क्या नाम था, श्रीभम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया होगा। तब राजा सेन को वहां पे राज्य करते थे तो उन्हें पराजित किया। तो उनके बारे में कुछ बौद्ध भिक्षु या इतिहासकार वो होते हैं जो पुराने इतिहास के बारे में कुछ लिख रखा उन्होंने, तो उन्हें इतिहासकार कहते हैं। जो इतिहास के बारे में लिखे वो इतिहासकार। तो वो लिखते हैं कि वह सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां से उठा ले गया। रतन महल में रखी हुई स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, एक बुद्ध की मूर्ति थी स्वर्ण से बनी हुई। बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म में इनके भगवान को बुद्ध बोलते हैं। उनकी मूर्ति को वो ले गया और विभिन्न मठों में, जो मठ होते हैं ना, जहाँ पे बौद्ध मठ बनते हैं, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बनते हैं ना मठ, हमारे मंदिर टाइप के होते हैं वैसे उनके मठ होते हैं, उनमें रखी सोने की प्रतिमाओं को वो उसने जब्त कर लिया। सैन्य शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा, इसका मतलब होता है आत्मसम्मान को जो आघात लगा, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सहन शासक सैन्य द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। इससे क्या हुआ, अगले जो सैन्य शासक थे, मतलब सैन्य द्वितीय, जो सैन्य प्रथम थे, उनके द्वितीय राजा कौन थे? सहली। उन्होंने उस मूर्ति को ढूंढने के लिए पुनः मदुरै, कहाँ की राजधानी? पांड्यों की राजधानी थी मदुरै, तमिलनाडु में फिलहाल वाला स्थान, ठीक है, उस पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और बौद्ध इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्होंने उस मूर्ति को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चाणक्य से प्राप्त एक सूर्यपीठिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। हुआ क्या कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक चोल राजा था, क्या नाम था उनका? राजेंद्र प्रथम। उन्होंने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करा तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उसने जो पराजित शासकों से जब्त मूर्तियां, उन्होंने जिन जिन राजाओं को पराजित किया था उनसे जो जब्त की गई मूर्तियां थी उससे उसने इन्हें भर दिया इस मंदिर को। क्या मंदिर का नाम क्या था? शिव मंदिर। कहाँ पर? इन्होंने अपनी राजधानी में बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। कौन कौन सी रखी थी इनने मूर्तियां वहां पर? सूर्यपीठिका, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की बहुत सारी मूर्तियां, नदी मूर्तियां, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव, शिव जी का एक रूप है भैरव, काल भैरव बोलते जिन्हें, उनकी मूर्ति, एक भैरवी का प्रतिमा, एक भैरवी भगवान होते उनकी प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली जी की मूर्तियां रखी इन्होंने। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों को तो उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। क्या होता था, एक गजनी नाम का राजा था, कहाँ का था? गजनी का था। क्या नाम था? सुल्तान महमूद। वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन होने का मतलब है जब वो राज करते थे तभी गजनी में सुल्तान नाम का राजा राज करता था। भारत में उसने अभियान चलाया राजाओं को हराने का, तो उसने हर एक मंदिर को अपवित्र किया, मूर्तियां और धन लूट के ले गया। कहाँ? गजनी ले गया। उस समय उसने बहुत सारे मंदिरों को तो नष्ट करवा दिया था, जिसमें सोमनाथ का मंदिर प्रथम था, ये गुजरात में है, ठीक है।
तो कहते हैं कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि मध्ययुगीन में क्या किया था, जिस जिस राजा ने दूसरे राजा को पराजित किया तो वो वहां का मंदिर जरूर तोड़ देते थे और उसे लूट लेते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? पराजित शासकों को उनके हंसने के लिए, उन पे हंसने के लिए कि देखो हमने आपकी उपासना की, हमने आपका मंदिर तोड़ दिया। ठीक है। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीति किन रूपों में समकालीन समय की देन थी, किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी, ये आपको क्वेश्चन सर्च करना है। ओके। बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथाओं में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों से विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। था क्या कि मुगल के समय में ना वास्तुकला बहुत जटिल हो गई थी, क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इनके इसमें बहुत व्यक्तिगत रुचि ली और बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया। अपनी आत्मकथाओं ने बाबर ने काफी बागों की योजना का वर्णन भी किया है। ठीक है। बाबरनामा बोलते बाबर की आत्मकथा को। ठीक है। पहले बाबर ने लिखी है और शायद बाद में इसको गुलबदन बेगम ने कंप्लीट भी किया है। ओके। और 4 समान हिस्सों में देखो क्या है ना, ये बाग दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये बाग, ये कैसे बटा होता था? इस तरीके से 4 भागों में बटा होता था। ये रास्ते यहाँ से आके मिल जाते थे एक चौराहे पे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते। कितने हिस्सों में बटा होता था ये बाग? 4 भागों में 4 बाग कहलाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाना स्टार्ट किया था? अकबर ने। और कुछ प्रसिद्ध जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे, जिनमें से सुंदर 4 बागों में कश्मीर में है, आगरा में और दिल्ली में है। ठीक है। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों से उसके मध्य एशियाई पूर्व तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब, प्रवेश द्वार, पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा हस्त विहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमर से बने थे। था क्या? अकबर के शासन काल में वास्तुकला का एक नवाचार हुआ था, मतलब नई नई वास्तुकला बनाई जाती थी। इसकी प्रेरणा अकबर ने किससे ली थी? उसके पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी, हुमायूं के मकबरों से ली थी। उससे उसने प्रेरणा लेकर नए मकबरे बनाए। इसने एक केंद्रीय गुंबद वाला एक बहुत ऊंचा मेहराब प्रवेश द्वार की वास्तुकला का महत्वपूर्ण एक मतलब वो बनवाया मकबरा टाइप का। उसने एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित किया। मतलब कहाँ बनवाया था? 4 बाग के मध्य। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा अथवा हस्त व्यस्त की परंपरा में हुआ। ठीक है। 8 स्वर्गों वाली कला में इसका मतलब परंपरा में इसका निर्माण हुआ। इसका कैसे निर्माण किया था? लाल बलुआ पत्थर से, और किनारों पे क्या लगाया था? सफेद संगमरमर। ठीक है। ओके। किसने बनवाया था? अकबर ने। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की चित्रकारी कैसे रास्ते एक दूसरे को काटती है, आप पढ़ लेना। देखो मैं दिखा देती हूँ, जो ये बोल रहा है मैं दिखाती हूँ। ये काबुल में बना हुआ एक 4 बाग है, जिसको एक रास्ता ऐसे काट रहा है बीच में से। ये यहाँ पे लिखा है कि काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कैसे रास्ते एक दूसरे को काटती हैं। नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बनाती है। बाबरनामा में एक ऐसा चित्र बना हुआ है। ये देखो चित्र 11, 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। ठीक है। ओके डन। चलो अच्छा ये वाला, ये तो शायद उस दिन मैंने बता दिया था, नहीं बताया था। ये देखो ये मुगल 4 बाग का एक वो बना है, मतलब कि वो मैप टाइप का। ठीक है। और ये हुमायूं के मकबरे के 4 बाग का मैप। ठीक है। ये देखो ये वाला का, ये खा और ये का, ये कश्मीर के शालीमार का 4 बाग का वो मैप टाइप का है। ये आपका लाल महल की बारी 4 बाग का तटीय बाग का मैप है। ठीक है। चलो यहाँ देखो, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी।
एक विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चहल सुतून अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के शासनकाल में हुआ क्या कि मुगल वास्तुकला अपने एक मतलब सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दी गई। कैसे? शाहजहां के शासनकाल में क्या किया गया, आगरा और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कक्ष बनवाए गए जिन्हें कहा जाता था दीवाने खास और दीवाने आम को बनाया गया। ठीक है, इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक बनवाया गया। एक विशाल आंगन में मतलब इस टाइप से खम्भे 40 खम्भों के द्वारा इनको बनाया जाता था। इन्हें सभा भवन भी बोलते। तो वैसे क्या बोलते हैं, दीवाने खास और दीवाने आम। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनवाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। उसके जो सभा भवन थे उसमें उसने ना जो मंच बनवाया था जहां खुद को बैठना था, सिंहासन रखा था, उसको क्या बोलते हैं, किबला। किबला किसको बोलते हैं? नमाज के दौरान मुसलमान जिस तरफ दिशा करते, जैसे हम जब भी मंदिर जाते भगवान की तरफ दिशा करके हाथ जोड़ते ना, वैसे वो भी नमाज के लिए करते हैं। उसकी दिशा की तरफ ही बनवाया था। उसका मतलब ये होता है कि राजा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का एक प्रतिनिधि है। मतलब राजा जनता के लिए कैसा है, भगवान का एक रूप है। ठीक है, उसको किबला बोलते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई तथा थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफ्रीशिया को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीशिया का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। इसमें क्या किया इन्होंने, लाल किले में जो शाहजहां ने लाल किला बनवाया उसमें नवनिर्मित दरबार में एक राजकीय न्याय शाही दरबार पर संबंध पर बल दिया। इसमें उन्होंने क्या किया, पीछे सिंहासन के एक पितरा दूरा नाम की एक जड़ाऊ की एक श्रृंखला बनवाई, जिसमें क्या था, एक यूनानी देवता है आर्फियस। ठीक है, यूनान के देवता बोला जाता है इन्हें, आर्फियस। इन्हों की वीणा बजाते हुए एक तस्वीर लगाई। इसका मतलब ये था, आर्फियस क्या करते थे, जब भी ये वीणा बजाते थे ना तो जो जानवर होते ना वो भी शांत हो जाते थे। ठीक है, अच्छा ये और दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में किया गया। देखो ये छज्जा दिख रहा है ना, यही। ठीक है, पितरा दूरा उत्कीर्णित संगमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। एक प्रकार की क्या होती है, पेंटिंग होती है ये। ठीक है, बनी नहीं है, बता रहा है पितरा दूरा का मतलब क्या है। ओके, जानवरों को भी शांत कर देता था। बताया ना, आर्फियस नाम के जो यूनानी देवता वो जब बीणा बजाते थे तो जानवर भी शांत हो जाते थे और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार रखेगा, सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। मतलब शाहजहां सार्वजनिक भवन का निर्माण करने के द्वारा ये सूचित करते थे अपने नागरिकों को कि राजा जब भी ऊंचे स्थान पर बैठेगा सारी प्रजाओं से एक सी दिखेगी। मतलब वो सभी के प्रति सद्भाव का भाव रखेगा, सभी के लिए एक सा न्याय करेगा, कोई उसके लिए अलग नहीं होगा। ओके, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शाहजहां की प्रथम राजधानी अपने प्रारंभिक वर्षों में कौन थी, आगरा। इस शहर का विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहास का नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। ठीक है, मतलब ये जो आपको यमुना के किनारे इनकी आगरा जो राजधानी थी वहां पे यमुना नदी के तटों पर ही क्या करवाते थे, निर्माण करवाते बड़े बड़े घरों का। ओके डन। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यत वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे के नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकागो को ही नदी तक पहुंच मिली थी, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ठीक है, ये देखो शाहजहां ने
नदी तट बाग योजना बनाई थी, ठीक है। उसमें सफ़ेद संगमरमर का, ये देखो, ये आगरा का ताजमहल का एक क्या बनवाया था, मैप टाइप का। उसमें उसने मकुरा नदी तट के चबूतरे पे बनाया था और दक्षिण में बनाया था, ठीक है। दिल्ली के शाहजहानाबाद में उसने अपना एक नया शहर बनवाया था। केवल विशिष्ट कृपा लोग जो थे ना, जैसे उसके बेटे दारा सिकागो को ही नदी पर पहुंच मिलती थी, बाकी अन्य लोगों को उससे दूर रहना पड़ता था, ठीक है। ये क्या है, ये आगरा का ताजमहल है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1643 में। किसने करवाया था, शाहजहां ने। एक नक्शे से आगरा की नदी तटबाग शहर का पुनर्लिखित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाई और है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है, शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं। क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं। ये मैप बना है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है और मैं इसके बारे में आपको कल डिटेल में बताऊंगी। ओके, थोड़ा इसको जूम करके देखिएगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। आपको आएंगे इसके आगे का चैप्टर में कल समझाऊंगी। ओके क्लास, आपको इतना पढ़ना है, फिर इसके बाद में कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू क्लास।